डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, उसका फार्मूला देखा और फार्मूला का एप्लीकेशन देखा। ठीक है, दो प्रॉब्लम्स हमने लिए थे लास्ट लेक्चर में। कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर हमें डेरिवेशन भी चाहिए, तो आज के लेक्चर में मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ नॉर्मल शिफ्ट का। तो पहले क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं नॉर्मल शिफ्ट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लो एक ग्लास स्लैब है और यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है एक नॉर्मल। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। इस ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लाइट किधर बेंड होगी? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो किधर बेंड होती है? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। फिर इस सरफेस पे ये नॉर्मल बनेगा। अब डेंसर से रेयर जाते टाइम अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से लाइट बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी। अल्टीमेटली यहाँ पर से एक रे और निकलेगी। इस रे को हम इस तरह से लेके जाएंगे, ये नॉर्मल के अलॉन्ग चली जाएगी। ये रे अनडेविएटेड निकल जाएगी क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। फिर ये वाली जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, इसको जब हम पीछे लेके आएंगे ये, तो ये कहीं तो भी यहाँ मीट करेगी और यहीं पर हमारा क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? ओ डैश बोल देते हैं। ये हमारा फाइनल इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इसी को हमने क्या बोला था? दिस वाज आवर शिफ्ट। कि भाई ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन थी, पर यहाँ पर से अगर कोई बंदा उसको देखेगा तो उसको अल्टीमेटली वो ओ डैश पे दिखाई देगा। तो जो ऑब्जेक्ट पहले ओ पे था वो अभी कहाँ दिखेगा? ओ डैश पे। तो दिस विल गिव यू आवर शिफ्ट। यही शिफ्ट को हम नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि ये शिफ्ट किसके अलॉन्ग हुआ है? ये नॉर्मल वाली लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग ये शिफ्ट हुआ है, इसीलिए इसको कौन सा शिफ्ट बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। यही चीज़ ऊपर वाले डायग्राम में भी मैंने दिखाया था। इसी ग्लास स्लैब को मैंने मान लो इस तरह से रख दिया है, हॉरिजॉन्टली रख दिया है, और यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है। यहाँ नॉर्मल है, ये बेंड हो गया टूवर्ड्स दी नॉर्मल, फिर ये बेंड हो गया अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और यहाँ से एक रे ऐसा स्ट्रेट जा रही है, ये स्ट्रेट अनडेविएटेड चली गई। अब ये जो फाइनल रे हमको इमर्जेंट रे मिली है, इसको पीछे लेके आएंगे हम, तो ये कहीं तो भी ये रे यहाँ मीट करेगी, वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा? ओ डैश। ये हमारा हो जाएगा शिफ्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी नॉर्मल शिफ्ट है और नीचे वाला जो शिफ्ट है ये भी नॉर्मल शिफ्ट है। बस ऊपर वाले केस में ग्लास स्लैब हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और नीचे वाले केस में ग्लास स्लैब वर्टिकली रखा हुआ है। मैंने बेसिक बात बताई थी कि शिफ्ट हमेशा इंसिडेंट रे के ही दिशा में होता है। यहाँ ऊपर वाले केस में इंसिडेंट रे नीचे से ऊपर जा रही है तो शिफ्ट उसी के अलॉन्ग नीचे से ऊपर हुआ है। यहाँ नीचे वाले केस में इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रही है तो शिफ्ट भी लेफ्ट से राइट हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल शिफ्ट था। फिर हमने ये जो नॉर्मल शिफ्ट है, ये जो एस है, ये एस जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट का हमने फॉर्मूला भी देखा था। इसका फॉर्मूला इस तरह से देखा था हमने। पहला फॉर्मूला हमने देखा था एस इज इक्वल टू टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। ये तब की बात है जब ऑब्जर्वर जो है एयर में हो और सिंगल ग्लास स्लैब, सिंगल ग्लास स्लैब। ठीक है, तो शिफ्ट जो है टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू से मिलता है, जहाँ टी क्या है? टी इज़ द थिकनेस ऑफ द स्लैब। टी क्या है? टी यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, टी इज़ द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, उसके बाद अगर एक से ज़्यादा ग्लास स्लैब्स हों या एक से ज़्यादा मीडिया हो तो उस केस में शिफ्ट सारे एडअप हो जाते हैं। तो मान लो अगर दो ग्लास स्लैब है तो ये दूसरा वाला फार्मूला, इसमें फिर आगे हम और भी टर्म्स ऐड कर सकते हैं। जितने ग्लास स्लैब आ जाएंगे उतने टर्म्स वहाँ पर ऐड हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। अब जो है ये वाला जो दूसरा फार्मूला है, ये भी कब के लिए है? जब ऑब्जर्वर कहाँ हो? एयर में हो, पर ये मल्टीपल ग्लास स्लैब्स के लिए है, यानी दो या दो से ज़्यादा ग्लास स्लैब्स रहे तो टोटल शिफ्ट जो है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और फिर जो तीसरा केस है, तीसरा केस एक मॉडिफाइड फार्मूला है। उसमें ये कब एप्लीकेबल होता है? जब ऑब्जर्वर एयर में नहीं है, ऑब्जर्वर किसी तो दूसरे मीडियम में मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये मल्टीपल ग्लास स्लैब्स या मल्टीपल लेयर्स हो सकते हैं, उस केस में ये फार्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ऊपर के जो तीन फार्मूला हैं, ये जो तीन फार्मूला हैं ये शिफ्ट के फार्मूला हैं अलग अलग केसेस में, और नीचे के जो तीन फार्मूला मैंने बताए थे वो तीन फार्मूला हैं एपरेंट डेप्थ के अलग अलग केसेस में। ठीक है,
इनके ऊपर हमने 2 न्यूमेरिकल्स लास्ट लेक्चर में लिए थे, जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर जाके पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे डेरिवेशन पे। डेरिवेशन जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाला डायग्राम देखते हैं। ऊपर वाले डायग्राम में क्या हो रहा है? ऊपर वाले डायग्राम में हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सबको दिख रहा है। ऊपर वाला डायग्राम में ऑब्जेक्ट दिख रहा है हमको, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है? I1 पे बन रहा है, ठीक है। ये है apparent position of the object after refraction at the first surface। तो ये हमारा पहला सरफेस है, पहला इंटरफेस है, वहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ है। वहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज हमको कहाँ मिल रहा है? I1 पे मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड अपरेंट डेप्थ में। क्विकली एक बार यहाँ पे एक बात हमको समझना ज़रूरी है, वो मैं बताना चाह रहा था। वो ये है कि डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 2 केसेस पढ़े थे, केस 1 एंड केस 2 पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे डेंसर मीडियम में हो तो हमने इस तरह से रे बनाई थी और इसको हम पीछे लेके आए थे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा O डैश बन गया था यहाँ पर। और यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूँगा कि डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रियल डेप्थ था D और ये हमारा अपरेंट डेप्थ था D डैश। ये हमारा अपरेंट डेप्थ D डैश था और ये D डैश को हमने क्या लिखा था? D/μ, ठीक है। D डैश को क्या लिखा था? D/μ। ये केस हमने देखा था डियर स्टूडेंट्स। और एक दूसरा केस हमने देखा था, केस 2 हमने देखा था, जहाँ पर ऑब्जेक्ट ऊपर था, वहाँ से लाइट रे आई थी, यहाँ डेंसर मीडियम में गई थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई थी, इसको पीछे लेके गए थे हम और ये अल्टीमेटली इस तरह से बन गया था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये हमारा O था, ये हमारा O डैश था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पर देखा था, हमने देखा था कि ये हमारा रियल डेप्थ D था और ये हमारा अपरेंट डेप्थ D डैश था, जो कि D/μ था। तो यहाँ पे अपरेंट डेप्थ D/μ था और यहाँ पे अपरेंट डेप्थ D/μ था। ये हमने वहाँ देखा था। नीचे वाला डेंसर मीडियम था, ऊपर वाला रेयर था यानी एयर था। नीचे वाला डेंसर था, ऊपर वाला रेयर था यानी एयर था, ठीक है। इस तरह से हमने वहाँ देखा था। तो इसी बात को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पहला डायग्राम हम देख रहे हैं, यहाँ जो रे है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? रे रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर से डेंसर। यानी ये जो D1 हमको दिख रहा है वो रियल डेप्थ है और D2 जो दिख रहा है वो क्या है? अपरेंट डेप्थ है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक्चुअली पहला वाला केस है। ये यहाँ का जो हम देख रहे हैं लाइट रेयर से डेंसर, यानी ये वाला केस है। वो लाइट रेयर से कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर जा रही है डियर स्टूडेंट्स। तो उस केस में अपरेंट डेप्थ ज़्यादा है, रियल डेप्थ कम है, यानी ऑब्जेक्ट ये दूर दिखाई दे रहा है ना, इंटरफेस से दूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वही केस यहाँ पर भी हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन दिखाई इंटरफेस से दूर दिखाई दे रहा है ना। तो वो वाला केस वहाँ हो रहा है। तो यहाँ अंदर ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर से दिखेगा तो उसको O नहीं दिखेगा, उसको कहाँ दिखेगा? इमेज I1 पे दिखेगा, ठीक है। और अभी नीचे वाला केस देखते हैं। नीचे वाले केस में क्या हो रहा है? नीचे डायग्राम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो पहला सरफेस था, पहले सरफेस ने क्या किया? O का इमेज I1 पे बनवाया, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले सरफेस के लिए डियर स्टूडेंट्स, जब लाइट अब कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर जा रही है। तो जब लाइट डेंसर से रेयर जा रही है तो उस केस में हम देख रहे हैं कि ये जो I1 का फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? I1 डैश पे। तो पहले वाले डायग्राम में क्या हुआ? O ऑब्जेक्ट था जिसका इमेज कहाँ बना था? इमेज I1 पे बना था। और दूसरे वाले डायग्राम में देख रहे हैं दूसरे सरफेस के लिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा फाइनल इमेज है दूसरे सरफेस के लिए। पहले सरफेस के लिए ऊपर वाला डायग्राम में देखेंगे, पहले सरफेस के लिए
ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज था। दूसरे सरफेस के लिए डियर स्टूडेंट्स ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा फाइनल इमेज। तो शिफ्ट क्या हुआ, शिफ्ट पहले इनिशियली ऑब्जेक्ट ओ पे था और फाइनल इमेज कहाँ बन गया, यहाँ I1 डैश पे। तो ये हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, शिफ्ट होगा, ठीक है। और यही शिफ्ट आगे चल के हम डिराइव करेंगे t इंटू 1 माइनस 1/μ, यही शिफ्ट आगे चल के हम डिराइव करेंगे। तो उसी बात को फिर मैं आगे लेके चलता हूँ, इसी चीज़ को, इसी डायग्राम को मैं आगे ड्रॉ करूँगा डियर स्टूडेंट। तो लेट्स सी, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला केस देख रहे हैं। तो पहले केस में मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ये नॉर्मल था। पहले केस में यहाँ कहीं तो हमारा, यहाँ मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ हमारा इमेज है। तो ये मैं बना रहा हूँ O और ये मैं बना रहा हूँ I1, ठीक है। तो पहले वाले सरफेस के लिए डिस्टेंस, ये पहले वाले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और I1 जो है वो इमेज है। तो इसको मैं बोल दूंगा हमारा रियल डेप्थ D1 और इसको मैं बोल दूंगा डियर स्टूडेंट्स हमारा एपरेंट डेप्थ D1 डैश। ये हमारा ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस क्या है, T है। तो अभी हम पहले सरफेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं। पहले सरफेस के हिसाब से D1 जो है वो रियल डेप्थ है और D1 डैश जो है वो एपरेंट डेप्थ है। तो पहले सरफेस के लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि D1 डैश जो है वो D1 इंटू म्यू। क्यों लिखा मैंने, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ में ये वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ में हमने ये पढ़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। केस 2 में देखेंगे ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूला के हिसाब से हमने वहाँ D इंटू म्यू लिखा है, क्योंकि यहाँ एपरेंट डेप्थ ज़्यादा है, रियल डेप्थ कम है, ठीक है। तो कमिंग टू दिस D1 डैश इज इक्वल टू D इंटू म्यू, ठीक है, ओके जी। तो अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे अगले डायग्राम में। अगले डायग्राम में हम आते हैं और अगले डायग्राम के हिसाब से करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा ऑब्जेक्ट था O। पहले केस में जो इमेज बना था वो I1 था और जो फाइनल इमेज बन रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, I2 बोल रहा हूँ। I2 इज़ द फाइनल इमेज फाउंड बाय द सेकेंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद I2 बना हमारा, ठीक है। तो उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो दूसरा सरफेस है इसके लिए ये हमारा रियल डेप्थ होगा, क्योंकि दूसरे सरफेस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है और ये फाइनल इमेज है। तो दूसरे सरफेस के लिए क्योंकि ये I1 ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए दूसरे सरफेस के लिए जो रियल डेप्थ है वो मैं इसको बोल रहा हूँ जो कि है D2। और दूसरे सरफेस का के लिए जो फाइनल इमेज जो उसने बनाया है दूसरे सरफेस ने वो यहाँ बनाया है। तो ये सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से ले रहे हैं, ये दूसरे वाले सरफेस से सारे डिस्टेंसेस ले रहे हैं। तो इसी को मैं अब बोल रहा हूँ ये हमारा हो गया D2 डैश, ठीक है। D2 इज़ द रियल डेप्थ, D2 डैश इज़ द एपरेंट डेप्थ। और इस बार हम देख रहे हैं कि जो रियल डेप्थ है वो ज़्यादा है और एपरेंट डेप्थ D2 डैश जो है वो कम है। क्यों भाई, क्योंकि सेकंड सरफेस के लिए लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, ठीक है। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ मैं। क्या मैं लिख सकता हूँ कि D2 डैश जो है वो D2 अपॉन म्यू होगा। क्यों, क्योंकि एपरेंट डेप्थ कम है, रियल डेप्थ बड़ा है, एपरेंट डेप्थ छोटा है, इसीलिए D2 अपॉन म्यू, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि ये हमारा ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस क्या है, T है, ठीक है। और पिछले डायग्राम में हमने देखा था ये जो ये वाली जो दूरी थी, ये वाली I1 की दूरी पहले सरफेस से, ये हम यहाँ देख सकते हैं I1 की दूरी ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं।
ये इसको हमने बोला था डियर स्टूडेंट्स D1 डैश बोला था, इसको हमने बोला था ना, पिछले केस में देख सकते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे D2 हमको दिख रहा है, इस D2 के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? D2 के जगह पर मैं लिख सकता हूँ, ये जो D2 है इसको मैं लिख सकता हूँ D1 डैश प्लस T लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो मैं लिख दे रहा हूँ D1 डैश प्लस T अपॉन वॉट, अपॉन म्यू। ठीक है। अच्छा, अब कुछ और बातें। ये जो D1 डैश अब हमको यहाँ नज़र आ रहा है, इस D1 डैश की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो ऊपर वाला जो इक्वेशन नंबर 1, उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो D1 डैश बन जाएगा D1 इंटू म्यू प्लस T अपॉन म्यू, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ म्यू को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। तो ये इस टर्म में तो म्यू और म्यू कट जाएगा, तो ये हो जाएगा D1 प्लस T बाई म्यू, इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया? D2 डैश हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एक बात आ गई हमारी। अब ये तो आया D2 डैश, अभी तक शिफ्ट नहीं आया है। यहाँ पर शिफ्ट कहाँ है वो चेक कर लेते हैं। शिफ्ट इज वेयर, नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाले डायग्राम में ये हमारा शिफ्ट है, ये हमारा क्या है? शिफ्ट है। क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट O पे था और एकदम फाइनली जो इमेज बना वो I2 पे बना। तो बिल्कुल इनिशियल पोजीशन और बिल्कुल फाइनल पोजीशन में जो शिफ्ट आया है उसी को हम शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अलोंग द नॉर्मल। ठीक, तो ये जो S है, ये S निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो S निकालने के लिए ध्यान देंगे, मैं ऊपर वाले डायग्राम में बता रहा हूँ। ऊपर, या चलो मैं नीचे ये दिखा देता हूँ। ये हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इसमें अगर हम ये लेंथ माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? S मिल जाएगा। अब ये O की दूरी दूसरे वाले सरफेस से, ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर वाले डायग्राम में देखेंगे तो O की दूरी दूसरे वाले सरफेस से क्या बोल सकते हैं? बोलो, D1 प्लस T, है ना, D1 प्लस T। तो ऊपर देखेंगे, शिफ्ट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ D1 प्लस T माइनस क्या करूँगा? नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे ये जो D2 डैश है, अगर वो सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मैं उसमें D2 डैश सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारा काम हो जाएगा, है ना, तो हमको शिफ्ट मिल जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सुकून से देख लें कि डायग्राम में ये D1 प्लस T कहाँ है, ये कहाँ है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके S मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो एक बार आप लोग पॉज करके अपना सुकून से देख लें, एक बार क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, कोई डाउट होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मुझे बता दें कितने मिनट और कितने सेकंड पे कौन सा स्टेप आपको नहीं समझ में आया, वो मैं नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, तो अब ज़रा वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया है। तो ये नीचे जो है, नीचे इक्वेशन नंबर 2 अगर इसको हम बोल दें तो इसकी वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी वैल्यू ऊपर हम पुट कर देते हैं यहाँ D2 डैश की जगह पर। तो लेट्स सी वो क्या बन जाएगा। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा D1 प्लस T माइनस D2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा D1 प्लस T अपॉन म्यू। ठीक है, और अब अल्टीमेटली ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या होगा? माइनस D1 माइनस T अपॉन म्यू, दोनों टर्म माइनस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या था? ये प्लस था ना। हाँ जी, अब ये इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों टर्म्स में से T कॉमन निकल जाएगा। तो ये T कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1 बाई म्यू। यही हमारा क्या आ गया? शिफ्ट आ गया। शिफ्ट T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, दैट्स आवर फाइनल वैल्यू विच वी वर ट्राइंग टू कैलकुलेट। ये देखिए यहाँ पर ये रहा फार्मूला शिफ्ट का। ऑब्जर्वर एयर में सिंगल ग्लास स्लैब की वजह से S इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, वही हमने यहाँ कर दिया है डिराइव। तो उम्मीद है सबको बात समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स की कैसे जो है शिफ्ट T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू आ गया, वो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और रहा सवाल जो दूसरे फार्मूला का सवाल है, ये वाला, ये जो दिख रहा है ये, तो ये कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये S1 प्लस S2 है। ये दोनों शिफ्ट को, सारे शिफ्ट को ना ऐड कर देते हैं हम। तो एक्चुअली होता ये है कि अगर मान लो मैंने 3 ग्लास स्लैब ले लिए, ये एक ग्लास स्लैब है, ये एक ग्लास स्लैब है और ये एक ग्लास स्लैब है, तो इनको क्या करो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पे इस तरह से रख दो।
थोड़े थोड़े डिफरेंस पे उनको इस तरह से रख दो, ठीक है, थोड़े थोड़े डिफरेंस पे उनको रख दो इस तरह से। ओके, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब होता ये है कि मान लो इनिशियली ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, तो ये लाइट रे इस तरह से आएगी और फिर ये यहाँ पे नॉर्मल होगा, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, फिर ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, ये ग्लास लैब थोड़ा बड़ा बना लो, फिर ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इमेज यहाँ मिलेगा, तो ये पहला शिफ्ट हो गया S1, ठीक है। फिर ये लाइट यहाँ जाके यहाँ जाएगी, तो फिर से इसको पीछे लेके आएंगे, तो ये दूसरा शिफ्ट हो गया S2, और फिर लाइट रे यहाँ जाके वहाँ जाके यहाँ जाएगी, तो फिर से इसको पीछे लेके आएंगे, तो ये हमारा तीसरा शिफ्ट हो जाएगा S3 एंड सो ऑन डियर स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे हैं हर ग्लास स्लैब, जैसे मान लो इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, इसकी थिकनेस T3 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है और इसका μ3 है। तो फिर जो टोटल शिफ्ट होगा वो क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा T1 इंटू 1 माइनस 1 बाई μ1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 बाई μ2 प्लस T3 इंटू 1 माइनस T3 इंटू 1 माइनस 1 बाई μ3 एंड सो ऑन। सारे शिफ्ट को बस ऐड करते जाना है, हमको टोटल शिफ्ट मिल जाएगा। उसी पे आधारित है हमारा ये जो दूसरा वाला फार्मूला है, ये उसी बात पे आधारित है। और तीसरे फार्मूला में कुछ नहीं, बस एक म्यू ऑब्जर्वर यहाँ डिवाइड कर देना है। अगर ऑब्जर्वर किसी मीडियम में है, एयर में नहीं है, अगर एयर में नहीं होकर किसी दूसरे मीडियम में है, तो फिर हम नीचे बस एक μ0 यानी म्यू ऑब्जर्वर हम वहाँ पे डिवाइड कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। तो घुमा फिरा के डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा नॉर्मल शिफ्ट का डेरिवेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में ये जो कुछ पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, हमने लास्ट लेक्चर में 2 ही प्रॉब्लम्स लिए थे, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पेंडिंग हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में लेंगे डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए हम बस डेरिवेशन पे ही बस करते हैं, प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, ओवर एंड आउट।